नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, विकास केवल मात्रात्मक है। विकल्प बी, विकास पूर्व व्यवस्थित अनुक्रम में होता है। विकल्प सी, विकास आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता। विकल्प डी, सभी बच्चों की दर समान है। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी, विकास पूर्व व्यवस्थित अनुक्रम में होता है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था है। बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्था है। विकल्प ए, मीडिया। विकल्प बी, विद्यालय। विकल्प सी, परिवार। विकल्प डी, धर्म। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी। बच्चों के सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था है वो परिवार होती है। प्रश्न नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस चरण में आता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व किस चरण में आता है? विकल्प ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प सी, संवेदी गामक अवस्था। विकल्प डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है, जो जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न 4 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? विकल्प ए, जैविक। विकल्प बी, सामाजिक अंतःक्रिया का। विकल्प सी, पुरस्कार। विकल्प डी, आनुवंशिक। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है बी, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रश्न नंबर 5, कोलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था का स्तर कौन सा है? कोलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था का स्तर कौन सा है? विकल्प ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। विकल्प बी, पारंपरिक स्तर। विकल्प सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। विकल्प डी, कोई नहीं। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है पारंपरिक स्तर। कोलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था का स्तर है पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प ए, शिक्षक का नियंत्रण। विकल्प बी, रटना। विकल्प सी, बच्चे के अनुभव। विकल्प डी, कठोर अनुशासन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, बच्चे के अनुभव। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? विकल्प ए, स्पीयरमैन। विकल्प बी, बिने। विकल्प सी, गार्डनर। विकल्प डी, थर्स्टन। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और इन्होंने ही त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। प्रश्न नंबर 8, संगीतकारों में किस बुद्धि की प्रधानता होती है? विकल्प ए, स्थानिक। विकल्प बी, भाषाई। विकल्प सी, संगीतात्मक। विकल्प डी, अंतःवैयक्तिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, संगीतकारों में संगीतात्मक बुद्धि की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को क्या माना जाता है? विकल्प ए, खाली स्लेट। विकल्प बी, निष्क्रिय। विकल्प सी, सक्रिय अन्वेषक। विकल्प डी, आज्ञाकारी। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही होता है। प्रश्न नंबर 10, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? विकल्प ए, विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा। विकल्प बी, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा। विकल्प सी, अलग स्कूल। विकल्प डी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के बच्चे हैं। उसमें विशिष्ट बच्चे हो सकते हैं, अति प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं, दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं, मंदबुद्धि बच्चे हो सकते हैं, यानी सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का अर्थ है। विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? विकल्प ए, अंतर्दृष्टि अधिगम। विकल्प बी, अनुबंधन अधिगम। विकल्प सी, परिपक्वता अधिगम। और विकल्प डी, प्रयास एवं त्रुटि। तो अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प सी, परिपक्वता। ये अधिगम का प्रकार नहीं, बाकी सभी अधिगम के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 12, डिसलेक्सिया का संबंध है? डिसलेक्सिया का संबंध है विकल्प ए, लिखने से। विकल्प बी, पठन विकार से। विकल्प सी,
गणित से, विकल्प डी शून्य से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है डिस्लेक्सिया जो है वो पठन विकार होता है, विकल्प बी सही होता है। और लिखने का जो विकार होता है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, और गणितीय विकार होता है उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। देखते हैं प्रश्न नंबर 13, थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है? विकल्प ए तत्परता का नियम, विकल्प बी अभ्यास का नियम, विकल्प सी प्रभाव का नियम, विकल्प डी सहचारिता का नियम। तो हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प डी, सहचारिता का नियम। ये मुख्य नियम नहीं है, ये गौड़ नियमों में आता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। मुख्य नियम कौन से हैं? तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 14, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। विकल्प ए सामाजिक संस्था, विकल्प बी राजनीतिक, विकल्प सी व्यवसायिक, विकल्प डी सांस्कृतिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है सामाजिक संस्था। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। प्रश्न नंबर 15, एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान का निर्माण। विकल्प ए शिक्षक द्वारा, विकल्प बी रटकर, विकल्प सी विद्यार्थी द्वारा, विकल्प डी किताबों से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, जो ज्ञान का निर्माण जो है वो विद्यार्थी द्वारा होता है, किया जाता है। एनसीएफ 2005 में ऐसा कहा गया है। प्रश्न नंबर 16, आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण है। विकल्प ए प्रशंसा, विकल्प बी पुरस्कार, विकल्प सी जिज्ञासा और विकल्प डी दंड। तो आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता सी, जिज्ञासा। देखते हैं अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग को पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए वाइगोत्स्की का पाड़ या ढांचा क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ या ढांचा क्या है, इन सब का आंसर एक ही होगा। विकल्प ए नकल, विकल्प बी अस्थायी सहायता, विकल्प सी मापन, विकल्प डी कठोर अनुशासन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी अस्थायी सहायता। जब किसी बड़े के द्वारा बच्चे को अस्थायी सहायता दी जाती है उसको पाड़ या ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? जेडपीडी का मतलब जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। विकल्प ए पियाजे, विकल्प बी वाइगोत्स्की, विकल्प सी कोलबर्ग और विकल्प डी स्किनर। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी, जेडपीडी की अवधारणा वाइगोत्स्की द्वारा दी गई। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए शिक्षक को चाहिए। विकल्प ए एक समान विधियाँ, विकल्प बी विविध विधियाँ, विकल्प सी बच्चों को हटाना, विकल्प डी केवल तेज पर ध्यान। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी, विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए शिक्षण के कार्य में, जहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता मिलती है। क्योंकि हर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, हर बच्चा अपने आप में भिन्न होता है। सृजनात्मकता का लक्षण है। विकल्प ए अभिसारी सोच, विकल्प बी अपसारी सोच, विकल्प सी रटना, विकल्प डी अनुकरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, अपसारी सोच सृजनात्मकता का लक्षण है। प्रश्न नंबर 21, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीसीई का मुख्य उद्देश्य, विकल्प ए बोर्ड की तैयारी, विकल्प बी सतत आकलन, विकल्प सी फेल पास, विकल्प डी तुलना। तो सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसका उद्देश्य होता है सतत आकलन, विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 22, डिस्कैलकुलिया है। डिस्कैलकुलिया है, विकल्प ए पठन विकार, विकल्प बी लेखन विकार, विकल्प सी गणितीय विकार, विकल्प डी शारीरिक विकार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है डिस्कैलकुलिया होता है वो कैलकुलेशन संबंधित होता है। और कैलकुलेशन की बात करें तो गणना, और गणना का संबंध होता है गणित से, तो गणितीय विकार होता है डिस्कैलकुलिया। पठन विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं और लेखन विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, भाषा विचार पर वाइगोत्स्की का मत है। विकल्प ए विचार पहले आता है भाषा बाद में, विकल्प बी स्वतंत्र शुरुआत, विकल्प सी भाषा प्रधान, विकल्प डी कोई नहीं। तो वाइगोत्स्की का ऐसा विचार है कि भाषा की स्वतंत्र शुरुआत होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, एनईपी 2020 की संरचना है। विकल्प ए 10+2, विकल्प बी 5+3+3+4, विकल्प सी 4+3+3+5, विकल्प डी 3+4+5। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी
5+3+3+4 ये संरचना है। 5 की बात करें तो 3 वर्ष आंगनबाड़ी, उसके बाद कक्षा 1 और 2, उसके बाद 3 की बात की जाए तो कक्षा 3, 4, 5 दूसरा 3, 6, 7, 8, 4, 9, 10, 11, 12 ये संरचना है नई शिक्षा नीति 2020 की। प्रश्न नंबर 25, प्रतीकात्मक खेल किस चरण में होता है? प्रतीकात्मक खेल किस चरण में होता है? विकल्प ए संवेदी गामक अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी। जो प्रतीकात्मक खेल होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल। अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। कौन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? विकल्प ए अभिप्रेरणा, विकल्प बी शिक्षण शैली, विकल्प सी संदर्भ, विकल्प डी राष्ट्रीयता। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प डी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, बाकी अभिप्रेरणा, शिक्षण शैली और संदर्भ ये तीनों अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, समावेशी कक्षा में क्या जरूरी है? समावेशी कक्षा में क्या जरूरी है? विकल्प ए मानकीकृत कोर्स, विकल्प बी अलग विद्यालय, विकल्प सी अनुकूलित सामग्री, विकल्प डी मौखिक। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी अनुकूलित सामग्री समावेशी शिक्षा में जरूरी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28, कानून व्यवस्था चरण है। विकल्प ए स्तर 1, विकल्प बी स्तर 2, विकल्प सी स्तर 3। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी स्तर 2 कानून व्यवस्था चरण है। देखते हैं अगला प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन है। विकल्प ए सत्र अंत परीक्षा, विकल्प बी मानक परीक्षण, विकल्प सी कक्षा प्रश्न, विकल्प डी वार्षिक परीक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी कक्षा प्रश्न। जो रचनात्मक मूल्यांकन वो कक्षा में किए गए प्रश्न होते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, ये किसने दिया? विकल्प ए विनय, विकल्प बी स्टर्न टर्मन, विकल्प सी स्पीयरमैन, विकल्प डी गाल्टन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी बुद्धि लब्धि का सूत्र जो टर्मन ने दिया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।